आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और आप ये बोल सकते हो ये जो टॉपिक है ना, ये जितना आपको डिफिकल्ट लगता है, मुझे लगता है उससे ज्यादा इजी है। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं जिसको लोग डिफिकल्ट बना देते हैं, और ये सब्जेक्ट टैक्स है। क्या है? टैक्स है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टैक्स की बात कर रहे हैं। हम एक एक वर्ड जो है, जो भी टैक्स के बारे में है, हम उसकी चर्चा करेंगे। बेसिकली हम लोग बोलते हैं टैक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट ट्रस्ट मी, टैक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है। टैक्स न्यूमेरिकल्स यानी कि अकाउंट्स और लॉ दोनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए हम इसको टैक्स लॉ बोलते हैं। इसमें वेरियस सेक्शंस होते हैं जो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ेंगे। फाइनेंस बिल में जो भी बातें लिखी गई हैं उसे हमारे द्वारा पढ़ा जाएगा। क्लियर के लिए है? तो आप ये समझिए, जो हम टैक्स की चर्चा, एक एक वर्ड जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा उसके बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ये टैक्स क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहता हूं और इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमारे आस पड़ोस में ना दो कंट्री है, एक चुन्नू है, एक मुन्नू है। चुन्नू जो है वो चाइना है और मुन्नू जो है वो पाकिस्तान है। चुन्नू कोरोना लेके आ गया और जो मुन्नू है वो टूरिस्ट को यहां पर भेजता है, हमारे यहां पर हमला करवाता है। क्लियर के नहीं? अब देखिए, एक क्या है ना, हम लोग तो खेती करते हैं, हम लोग जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो हम लोग तो चलो ठीक है अनाज खाते हैं, लेकिन बेचारा चुन्नू ना वो क्या खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। क्लियर के नहीं है? और हमेशा बॉर्डर पे टेंशन करवाए हुए रहता है। बट यहां पर चुन्नू कमजोर नहीं है, चुन्नू थोड़ा सा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? चुन्नू के पास में भी वो सारी सुविधा है जो अभी हमारे पास में है। तो चुन्नू अगर एकाएक हमला कर देगा इंडिया पे, तो इंडिया कैसे सर्वाइव करेगा? पॉसिबल तो है नहीं, इंडिया सर्वाइव कर जाएगा। और जो मुन्नू है, मुन्नू क्या करता है, बॉर्डर से ना लगातार टूरिस्ट को भेजता रहता है इंडिया में और यहां पर हमले करवाता है। कसाब जैसे हमले करवा रहा है, कसाब आया, हमला किया, यहां पर होटल्स में हमला हुआ, कई सारा एक्टिविटी हो रहा है, टूरिस्ट भेजता है, बम ब्लास्ट करवाता है। तो अब जो हमारा मुन्नू है और हमारा चुन्नू है, इसको तो हमने रिस्पॉन्स किया है, करगिल के समय में भी किया है, 1962 में भी किया है, बाद में भी किया है, सर्जिकल स्ट्राइक्स किया। तो गवर्नमेंट के पास में इतने सारे फंड कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट को जो सोर्सेस ऑफ इनकम आता है, उसका मेजर जो इनकम आता है ना, वो टैक्स से आता है, जिसको डिफेंस में खर्च करता है, हमारे जो कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में खर्च करता है, सोसाइटी को ग्रो करने में खर्च करता है। ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, इसमें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में या बहुत कम समय में कम कीमत पे जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे खर्चा कहां से आता है? वो सारे के सारे खर्चा गवर्नमेंट कहां से लेके आएगा? जो आपके ऊपर कर रहा है। तो जो इनकम गवर्नमेंट को जनरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से हो रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स से हो रहा है। क्लियर के लिए? यानी गवर्नमेंट जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री की जो एक्सपेंडिचर्स है, रिसोर्सेस क्रिएट करता है। क्योंकि अभी भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हमारे जो इंडिया है ना, इसमें 80 करोड़ लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे है। आप याद करिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बातें बोली थी कोरोना के वक्त में, जो 80 करोड़ लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट में राशन पहुंचाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके पास में पर्याप्त सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास में ये फंड कहां से आएगा? तो गवर्नमेंट के पास में ये फंड टैक्स के जरिए आता है। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट तो बहुत सारा इनकम अर्न कर रहा है। अरे गवर्नमेंट के पास में मेजर रिसोर्सेस टैक्स का ही है। गवर्नमेंट के पास में एक्सेस कंपनियां नहीं है, कुछ कंपनियां हैं गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट के पास में ऐसा नहीं है जितने भी 5 लाख 10 लाख कंपनियां जो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, या जितने भी बड़े बड़े कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, वो गवर्नमेंट की है, नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्सेस ऑफ इनकम आ रहा है वो टैक्स से आ रहा है। अगर मुझे चाइना से बचना है और मुझे पाकिस्तान से बचना है, तो मेरे पास में इक्विपमेंट्स का होना जरूरी है, मेरे पास में आर्म्स का होना जरूरी है, एम्युनिशन का होना जरूरी है, वो सारी सुविधा होना जरूरी है जिससे हम अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा टैक्स से आएगा। कहां से आएगा? टैक्स से आएगा।
क्लियर के नहीं है? तो गवर्नमेंट क्या करता है, मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू टैक्स के जरिए कलेक्ट करता है। अब हमें जो पढ़ना है, मैं अभी बात कर रहा हूं डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, टैक्स को तो हम दो पार्ट में बांट देते हैं। टैक्स का जो फर्स्ट पार्ट है ये डायरेक्ट टैक्स है और सेकेंड पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। डायरेक्ट टैक्स को हम इनकम टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, पे एज यू अर्न। जो आप अर्न करते हो और जो आप अर्न करते हो और उसके ऊपर जो अमाउंट आपके द्वारा पे किया जाता है, इसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। जो हम अर्न करके उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं, इसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। यानी कि इनकम के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। किसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं? इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं। अब ये अर्निंग जो होता है ना, वो कहां कहां से हो सकता है? ये अर्निंग हम 5 हेड्स के जरिए करते हैं, जिसमें पहली हेड्स जो है वो सैलरी की है, यानी सैलरी अर्न कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। दूसरा होता है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस 5 हेड्स से जो हम अर्न करेंगे, इसके ऊपर हम क्या पे करेंगे? इनकम टैक्स पे करेंगे। एंड पे एज यू अर्न। डायरेक्ट टैक्स इज द पेमेंट मेड बाय एसएससी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट आफ्टर इनकम इज रिसीव्ड। यानी जो एसएससी है, जो एसएससी जब इनकम रिसीव करता है, जब किसी एसएससी के द्वारा इनकम रिसीव किया जाता है और उस इनकम के ऊपर डायरेक्टली वो क्या करता है? गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है। जब किसी एसएससी के द्वारा इनकम रिसीव किया जाता है तो उस इनकम के ऊपर एसएससी क्या करता है? गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये एसएससी कौन है? एसएससी कौन है जो इनकम रिसीव करने के बाद इसके ऊपर टैक्स पे कर रहा है? ये जो एसएससी है ना, जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है, हु पे टैक्स, जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल है उसे हम एसएससी बोलते हैं। जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। जो पेनल्टी पे करता है उसे हम एसएससी बोलते हैं। जो चार्जेस पे करता है उसे हम एसएससी बोलते हैं। सर ये सब का मतलब तो थोड़ा समझाइए। हु पे टैक्स, 31 जुलाई तक लास्ट ड्यू डेट है टैक्स पे करने का। सपोज तो हम जो इनकम अर्न किए हैं, जो इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो एग्जेम्पशन लिमिट एक ऐसा लिमिट होता है जिसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होता है। लाइक 2.5 लाख रुपया तक, जिसकी एज 60 साल से कम है, अगर वो मेंस है तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से अगर वो ऊपर इनकम अर्न करेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं है? तो टैक्स पे करेगा। ड्यू डेट के अंदर अगर हम टैक्स पे नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है 1% का। कितने का लग जाता है? 1% का। जो टैक्सेबल अमाउंट रहेगा उसके ऊपर हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पेनल्टी कब? अगर आप अपनी इनकम को कम कर दिए हो और एक्सपेंसेस को ज्यादा दे दिए हो तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट जो है ना, जो भी उसके ऑफिसर्स हैं वो सर्च करता है। क्लियर के नहीं है? या तो आप ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं किए तो आपके ऊपर क्या लगा देता है? पेनल्टी लगा देता है। क्लियर के नहीं है? और कई सारे प्रोविजंस जो अप्लाई किए जाते हैं। तो ये सब जिसके द्वारा पे किया जाता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। वेरी सिंपल से वर्ड बोल रहा हूं, हु पे टैक्स। जो टैक्स पे करेगा वो क्या है? एसएससी है। होप्स आपको समझ में आ रहा है? जो भी पर्सन के द्वारा टैक्स पे की जाती है वो उसको हम एसएससी बोलते हैं। तो एसएससी क्या करता है? वो एसएससी इनकम रिसीव्ड करता है। वो एसएससी क्या करता है? इनकम रिसीव्ड करता है। और वो जो इनकम रिसीव्ड करता है वो किस हेड्स के द्वारा करता है? इस 5 हेड्स के द्वारा करता है। किस हेड्स के द्वारा करता है? 5 हेड्स। यानी जो एसएससी है वो सैलरी के रूप में इनकम रिसीव करता है। ये एसएससी हाउस प्रॉपर्टी के जरिए रेंट लेता है। ये एसएससी जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है, बिजनेस में प्रोफेशन से प्रॉफिट अर्न करता है। ये एसएससी एसेट्स को बेच करके कैपिटल गेन अर्न करता है।
और जो इन चारों हेड में नहीं आता है, यानी जो सैलरी में नहीं आता है, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है, पीजीबीपी में नहीं आता, कैपिटल गेन में नहीं आता, वो कहां आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लाइक मान लीजिए मैंने बोला बैंक में आप पैसा जमा किए और उससे आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो बैंक में पैसा आपने जमा किया उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो इंटरेस्ट सैलरी से रिलेटेड है? क्या इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है? क्या इंटरेस्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है? क्या इंटरेस्ट एसेट्स को बेच करके आया है क्या? क्लियर कि नहीं? यानी जो इस चार हेड में नहीं आएगा वो कहां आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। मैंने क्या बोला? इनकम इज रिसीव्ड। तो इनकम किससे रिसीव कर रहे हैं? इस 5 हेड से इनकम रिसीव कर रहे हैं, और उस इनकम के ऊपर हम किसको टैक्स पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। और साधारण सा वर्ड में क्या बोलते हैं? पे एज यू अर्न। यानी जो आप अर्न करते हो और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, उस टैक्सेस को हम इनकम टैक्स बोलते हैं। होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जो भी इनकम आपके द्वारा अर्न किया जाएगा और उस इनकम के ऊपर आपके द्वारा जो टैक्स पे किया जाएगा, इसे हम इनकम टैक्स बोलेंगे। यानी कि ये क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या बच्चों? डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्टली इंपैक्ट और इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ता है? सेम पर्सन के ऊपर। सेम पर्सन कौन? जो अर्न करेगा वही पे करेगा। यानी कि यहां पर किसी और का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सर समझ में नहीं आया यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका साफ शब्द में मतलब ये है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, मैंने किसी सप्लायर से या किसी रिटेलर से मैं ये सामान खरीदा, तो उसने क्या किया? इस प्रोडक्ट का प्राइस हमसे चार्ज किया, क्लियर कि नहीं है? और वो पहले इसके ऊपर टैक्स पे कर चुका है, तो वो हमसे टैक्स कलेक्ट करेगा और किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। यानी डायरेक्टली हम पे नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जो टैक्स हम पे करते हैं उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स पे बोलते हैं। यानी जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स होता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसके द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी हमसे टैक्स कोई और कलेक्ट करता है और कोई और कलेक्ट करके किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या है? हम अर्न किए हम ही टैक्स पे करेंगे, यानी किसी और का यहां पर कोई रोल नहीं है। देयर आर 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व इन डायरेक्ट टैक्स, जो अर्न करता है वो और गवर्नमेंट्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है? जिसने कंजम्पशन किया वो, जिससे खरीदे हैं वो, और जो कलेक्ट कर रहा है वो, है कि नहीं है? मान लीजिए मैंने खरीदा रिटेलर से, रिटेलर ने खरीदा होगा होलसेलर से, होलसेलर ने खरीदा ट्रेडर से, ट्रेडर ने खरीदा मैन्युफैक्चरर से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यानी ये लोग जितना टैक्स पे करते आए हैं ना, इन सबको मिल जाएगा आईटीसी, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी इन सबके टैक्स रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफंड। और अल्टीमेटली जो कंजम्पशन करेगा, जिसका पर्पस क्या नहीं है? रीसेल करना नहीं है, उसके द्वारा टैक्स क्या किया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स पे किया जाएगा। जिसका पर्पस क्या नहीं है? रीसेल करना नहीं है, उसके द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। क्लियर कि नहीं है? तो सोचिए हमने उसको दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, उसके बाद किस तक पहुंचा? ये गवर्नमेंट तक पहुंचा। डायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहा हूं, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली। और जो हम अर्न करते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, क्या बन जाएगा? इनकम टैक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? क्लियर है ना? यानी और एक सिंपल वर्ड में बताते हैं, इनकम टैक्स क्या है? जो टैक्स की बर्डन है ना, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो टैक्स की बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट किया जाएगा। क्लियर कि नहीं है? यानी रिटेलर ने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया टैक्स का बर्डन? हमारे पर दे दिया, भाई हमको पे करना है, हम पे नहीं करेंगे। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है? किसी और के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली किसको पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा। होप सो क्लियर समझ में आ रहा है क्या ये चीज? ओके, नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, ये जो डायरेक्ट टैक्स है, आप ये समझ लीजिए, ये जो भी पर्सन अर्न करेगा उसको पे करना ही पड़ेगा। कि मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, मेजर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, ये आपकी ओनरशिप बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आपसे देश चलता है तो आपको पे करनी चाहिए। क्लियर कि नहीं है? और ये पे करना ही पड़ेगा। सिंपल है, बहुत आसान है पे करना, इसमें कुछ नहीं है, सर्टेनिटी है, आपको पे करना ही पड़ेगा। अब यहां पर एक बेनिफिट्स भी ये है डायरेक्ट टैक्स में। देखिए, ये टैक्स जो है ना कंपलसरी है, और टैक्स ही गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ना उसकी सोर्सेस है, तो उसमें कंट्रीब्यूशंस करना क्या है? बहुत जरूरी है। टैक्स पब्लिक बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। पब्लिक को बेनिफिट्स कब मिलेगा? जब हम टैक्स पे करेंगे।
हाँ, आप जो टैक्स पे कर रहे हो ना, इससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है। सर ये कैसे, क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नो डायरेक्ट बेनिफिट्स, इसका मतलब क्या है? हम जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इससे हमें कोई सुविधा मिल रही है क्या? उसके बदले में कुछ सर्विसेज मिल रही है मेरे को? कुछ नहीं मिल रहा सर्विसेज, यानी हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स नहीं मिलता है। जो भी टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे करते हैं अपने इनकम के ऊपर, उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? और गवर्नमेंट के पास में पावर दिया गया है जो वो टैक्स क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। अगर आप इंडियन डोमिसाइल से आपके पास में और इंडिया में आप अर्न कर रहे हो, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं है? टैक्स क्या नहीं है? टैक्स कॉस्ट की बेनिफिट नहीं है, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स नहीं है, यानी आपको इससे क्या नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है, जितना भी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो कामें हो रही है, वो कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट्स के जरिए ही हो रहा है। तो सर ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? सिंपल सी बता रहा हूं, हमारा कंट्री कितना तेजी से ग्रो कर गया। 1995 में, 2000 में हम लोग कौन सा फोन यूज करते थे? 2005 में किस तरीके का फोन यूज करते थे, और अभी कैसा फोन यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में इतना बदलाव कैसे आया? एक ऐसा एरिया जो सेज एरिया में आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, जहां पर पहाड़ है, दुर्गम इलाका है, वहां तक इंडस्ट्री पहुंच चुका है, वहां तक स्कूल कॉलेजेस पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी में क्या कर चुका है, काफी आगे जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हो चुके हैं, रोडवेज डेवलप हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंच चुका है, वाटर बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंच चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आ चुके हैं, है कि नहीं है? अभी रिसेंटली चैट जीपीटी वगैरह भी आ चुका है। तो इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना, इतनी एक्सेस टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सब गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू नहीं आता तो क्या हम कर पाते? पॉसिबल नहीं था। ये तब हम कर रहे हैं जब गवर्नमेंट के पास में क्या आया है, रेवेन्यू क्रिएट हुआ है। तो टैक्स का होना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो टैक्स क्या है, पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब हम ये समझते हैं जो इनकम टैक्स है, इसका हिस्ट्री क्या है। जो इनकम टैक्स है ना, ये पहली बार इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं रिपीट कर रहा हूं, इनकम टैक्स जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, कब हुआ था? 1860 में हुआ था, 1860। फॉर सीएमए, इंटर सीएस एग्जीक्यूटिव्स, फॉर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत बच्चों को याद नहीं है, टैक्स पढ़ लिया, लेकिन ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? 1860 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश रूल्स के द्वारा किया गया था। लड़के नहीं है? फॉलोइंग दिस म्यूटिनी ऑफ 1857, ये पीरियड 1860 एंड 1886 का जो पीरियड था ना, ये इनकम टैक्स के लिए एक्सपेरिमेंट का पीरियड था। यानी मैं रिपीट कर रहा हूं, 1860 से लेकर 1886 तक इनकम टैक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्सपेरिमेंट हो रहा था। यानी ये जानने की कोशिश हो रही थी, जो टैक्स ये जो हम लेकर आ रहे हैं, इसकी फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। होता है ना, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसके सपोर्ट में लोग रहते हैं और कुछ अगेंस्ट में रहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट का वक्त चल रहा था। किसकी वक्त चल रहा था? एक्सपेरिमेंट का वक्त चल रहा था। दूसरी बात यह है, देखिए, तो ये पीरियड एंड हो गया 1886 में और इनकम टैक्स एक्ट आ गया। यानी इनकम टैक्स एक्ट क्या हो गया? 1886 में पूरी तरीके से लाया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1860 में और ये जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो कब हुआ है? 1886 में हुआ है। यानी एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये पता चला जो हाँ, ये टैक्स क्या है, उपयोगी है, लोगों के लिए भी हित में है और सरकार के लिए भी हित में है। इससे हमारा कंट्री क्या करेगा? इकोनॉमिकली ग्रो करेगा। क्लियर कि नहीं है? अब क्या है, जो भी टैक्स हम कंटिन्यूली ऑपरेशंस करते हैं, अब डे बाय डे उसमें चेंजेस आ रहा है, डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहा है, फाइनेंस बिल में चेंजेस आ रहा है, टैक्स में कुछ ना कुछ रेगुलर क्या आते रहता है, अमेंडमेंट आते रहता है। अमेंडमेंट कब आता है? उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। वो समय के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार, सर्विसेज के अनुसार हमें चेंज करना पड़ता है। होप सो समझ में आपको आ गया होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, 1918 में एक और एक्ट आया, जिसको सुनिएगा ना, 1918 में एक और एक्ट आया जहां पर इनकम टैक्स जो पहले वाला था ना 1986, उसको चेंज कर दिया गया और इनकम टैक्स एक्ट 1918 आया। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922 आया। मैं रिपीट कर देता हूं तो समझने की कोशिश करिएगा। 1860 में इसको लाया गया, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1860 से लेकर 1886 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ।
फिर 1886 में इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, यानी कि इसके ऊपर अप्लाई किया गया। फिर मैं बता रहा हूं 1918 में इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ। 1918 में क्या हुआ? इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ, क्लियर है ना। फिर एक और एक्ट आया, 1918 को रिप्लेस कर दिया गया 1922 में। क्या कर दिया गया? इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेसमेंट एक ये इतनी बड़ी टॉपिक है इनकम टैक्स, आप याद रखिएगा। इसमें ना मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा, हर 10 दिन में क्या आ जाता है, अमेंडमेंट आ जाता है। मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर 10, 15, 20 दिन में अमेंडमेंट आ जाता है, कुछ ना कुछ नया आते ही रहता है। यानी मैं खुद पढ़ के पागल हो जाता हूं, इतना अमेंडमेंट है। लेकिन हाँ, बड़ा मजा भी आता है कि मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे ना, तब कहानी कहां से स्टार्ट होगा? इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। बड़ी बड़ी कंपनी आपको किसके लिए अपॉइंट करेंगे? इसी सब्जेक्ट्स के लिए अपॉइंट करेंगे। मेजॉरिटी आपका जॉब इसी में लगता है। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, ऑपरेशनली, ऑपरेशन में कब आया? ऑपरेशन का मतलब होता है नॉर्मली जनरल पब्लिक के द्वारा पूरी तरीके से अप्लाई कब किया गया, ये जरूर लिख लीजिएगा। ये अप्लाई किया गया 31 मार्च 1961, 31 मार्च 1961। ऑपरेशन में कब आया? 31 मार्च 1961 में आया, क्लियर कि नहीं है। और लॉ ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ लॉ, डायरेक्ट टैक्स, जो भी इंक्वायरी कमेटी ने कंसल्ट किया, लॉ मिनिस्ट्री हो गया, और मिनिस्ट्री जो बिल पास किया गया, रेफर किया गया, ये सब ये बिल जो है, जो इनकम टैक्स का बिल है, सुन लीजिए ना बच्चों, इनकम टैक्स का बिल 13 सितंबर 1961 में प्रेसिडेंट के पास में गया। किसके पास में गया? प्रेसिडेंट ने उस बिल पे क्या कर दिया? साइन कर दिया। उसके बाद 1 अप्रैल 1962 में ना होल ऑफ द कंट्री के लिए अप्लाई हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, 13 सितंबर 1961 में प्रेसिडेंट ने इस बिल पे क्या किया है? साइन किया है। यानी कि 13 सितंबर 1961 में फाइनली इस बिल पे किसने साइन कर दिया? हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनके द्वारा साइन किया गया, क्लियर है ना। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1962 में होल ऑफ इंडिया ने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। ये था हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1860 से लेके 1886 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, 1886 में ये एग्जिस्टेंस में आया, 1918 में ये एक्ट में आया, है कि नहीं है। उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया 1922 में, क्लियर कि नहीं है। ऑपरेशन में कब आया? 31 मार्च 1961 में आया, क्लियर है। और बिल पे साइन कब किया? प्रेसिडेंट बिल पे साइन किया है 13 सितंबर 1961 में, और उसके 1 अप्रैल 1962 में होल ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्लाई करना स्टार्ट हो गया। ये कहानी है इनकम टैक्स का। ये कहानी क्या है? इनकम टैक्स का है। होप सो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए हो, हमारी कंट्री के प्रेजेंस के लिए हो, हमारे लोगों के फायदे के लिए हो, हमारी गवर्नमेंट जो भी आपको फैसिलिटी दे रहा है, इसकी गवर्नमेंट एक्सेस कंपनी खोल के नहीं रखा है। गवर्नमेंट का मेजर सोर्सेस कहां से आता है? इनकम टैक्स से आता है। आप सोचिए ना, अगर 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसमें मोर देन 80 करोड़ लोग जो है वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन है। बिलो दी पॉवर्टी लाइन का मतलब ये नहीं होता है जो कमा नहीं रहा, खा नहीं रहा है, फिर भी उसके पास में सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। अभी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। अगर टैक्स नहीं होता तो हमारा कंट्री ग्रो नहीं करता, रोडवेज नहीं बन पाता, स्ट्रक्चर्स रेडी नहीं करता। आप याद करिए ना, आप 1 GB जो फोन रिचार्ज करवाते थे अभी से 20 साल पहले या 10 साल पहले, वो कितना होता था? एक टोकन आता था, स्क्रैच करते थे आप इसके ऊपर, और 100 MB के डेटा के लिए आपको कितना देना पड़ता? 10-15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए देने पड़ते थे 100 MB के लिए। और आप डेली आज कितना GB यूज कर रहे हो? डेटा 4 से 5 GB यूज कर रहे हो। आप ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए, डब्बा फोन था, आज किस तरह के फोन आ गया। ये सब कैसे बदला हुआ? ये सब गवर्नमेंट की मदद से ही तो हुआ है। ऐसे ऐसे दुर्गम इलाका जो बहुत ही डिफिकल्ट था, जहां पर जाना पॉसिबल नहीं था, आज हम क्या कर रहे हैं? वहां तक पहुंच रहे हैं। आज हमारी जो डिफेंस सेक्टर है काफी हद तक बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आज हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? कि गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट रोडवेज पे हो रहा है। गवर्नमेंट इतने सारे सब्सिडी प्रोवाइड किया, 2 साल कोरोना में गवर्नमेंट ने फ्री में खिलाया, अगर देखा जाए तो ये पैसा कहां से आया?
ये पैसे जो आया ये टैक्स से ही तो आ रहा है। बोले नहीं सर, गवर्नमेंट को तो पैसा रेलवे से आता है। अरे भैया, रेलवे लॉस में चल रहा था, रेलवे अब जाके क्या हुआ है, बिल्ड किया है जहां से वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो रेलवे बिल्ड, ये वंदे भारत आया, चाहे मोनो रेल आया, चाहे आप क्या बोलते हो अभी बुलेट ट्रेन बोलते हो, ये सब बिना पैसे का तो नहीं आ रहा है ना। इसको बनाने में क्या लग रहा है, काफी खर्च है, पटरी बैठाने में काफी खर्चा लग रहा है। आज इंडिया का जो रेलवे स्टेशन बन रहा है बहुत बेहतरीन रेलवे स्टेशन है, यानी अगले 5 साल 10 साल बाद वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन किसका होगा, इंडिया का होगा। बेहतरीन ट्रैक किसका होगा, इंडिया का होगा। बेहतरीन रेल किसके पास में होगा, इंडिया के पास में होगा। ये सब कैसे पॉसिबल है, गवर्नमेंट का जो टैक्स मिलता है उसी से पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा जो टैक्स दे रहा है उसको फायदा नहीं मिल रहा है इस चीज का, उसको फायदा मिलना जरूरी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो उसको क्या किस तरीके से फायदा दिया जा सके। इससे लोग मोटिवेट होंगे और वो कोशिश करेंगे हम क्या करें, टैक्स प्रोवाइड करें। हाँ सर, फायदा मिलता है। अगर मेरी कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं बोले ये क्या बकवास कर रहा है, फायदा नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं फायदा मिलता नहीं है, उतनी बेनिफिट नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। फायदा मिलता है डिडक्शन के रूप में। चैप्टर 6A में डिडक्शन कुछ है जहां पर गवर्नमेंट बोलता है इन सब जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करो या इन सब चीजों पे आपको क्या मिलेगा, टैक्स बचाने का मौका मिलेगा, है कि नहीं है। अलाउंसेस में मिलता है, परक्विजाइट में मिलता है, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हमें मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस तरीके का बेनिफिट्स नहीं मिलता है जो मिलनी चाहिए। आपको समझ में ये चीज आ चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, अब सुनिएगा। डेलीगेट लेजिस्लेशन है, इसने आर्टिकल 246 में आपको ये बोला भारतीय संविधान के अनुसार लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 लिस्ट में, रिपीट कर रहा हूं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 लिस्ट में। शेड्यूल 7 में बताया गया है जो कौन कौन से ऐसे लिस्ट होंगे जिसमें अलग अलग लोगों को पावर दिया जाएगा। इसमें 3 लिस्ट आता है। पहला आता है लिस्ट 1। लिस्ट 1 जो है ना यूनियन के लिए है, किसके लिए है, यूनियन के लिए है। फिर लिस्ट 2 जो है वो स्टेट्स के लिए है। लिस्ट 1 किसके लिए है, यूनियन के लिए है, और लिस्ट 2 किसके लिए है, स्टेट्स के लिए है। और लिस्ट 3 जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट है। लिस्ट 1 क्या बोलता है सुनिएगा, ऐसे एरिया जो जिसपे कंट्रोल किसका होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा एरिया जिसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, उसको लिस्ट 1 में डिफाइन किया गया है, यानी यूनियन लिस्ट में डिफाइन किया गया है। यानी जो पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। लिस्ट 2 की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट है, ऐसा एरिया जो सिर्फ स्टेट्स के पास में दिया, यानी जो पावर किसको दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। तीसरा आता है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, यानी जहां पर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों क्या करेगा, मिलके काम करेगा, उससे हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ चुका है क्या। अगर मैं बोलूं जो इनकम टैक्स का पावर किसके पास में दिया गया, सुमित, इनकम टैक्स का एक्ट का जो पावर है 1961 का, ये किसके पास में ये पावर है, एक्चुअल में ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, यानी ये कहीं ना कहीं किस में आता है, लिस्ट 1 में आ जाता है। याद रखिएगा, लिस्ट 1 अप्लीकेबल फॉर यूनियंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लिस्ट 2 अप्लीकेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, लिस्ट 3 कंकरेंट है यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाता है। तो इनकम टैक्स का पावर जो सिपरा है ये किसके पास में है, इनकम टैक्स की जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। क्लियर कि नहीं है। जहां पर ये लोग क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है जो आप जो टोटल इनकम अर्न कर रहे हो उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आप अपील कर सकते हो, पेनल्टी लग सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है आपके ऊपर। क्लियर कि नहीं है। और याद रखिएगा हर साल फाइनेंस बिल पास होता है, तो फाइनेंस बिल कब आता है, फरवरी के 1 तारीख को अभी आता है, फरवरी की 1 तारीख को आता है। तो आप देखेंगे ना, तो फाइनेंस बिल हुआ है ना, फाइनेंस बिल में हमेशा कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। जैसे इस बार टैक्स की स्लैब जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, बट आप लोग के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये मैटर नहीं करता है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो सदन है ना, सदन कभी भी बुलाया जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सदन कभी भी बुलाया जा सकता है, सदन रात में भी बुलाया जा सकता है। मैं याद रखा हूं, अगर कोई स्पेसिफिक मैटर है तो सदन क्या हो जाएगा, नाइट में भी बुलाया जा सकता है। आपने देखा होगा कई ऐसे बिल है, कुछ ऐसे चीज है जो लेट नाइट तक क्या होता है, मतलब उस पर काम चलता रहता है, उसके ऊपर बिल को पास करवाया जाता है।
होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ गया। ये पहली टॉपिक की हमने बात किया और ये टॉपिक क्या थी? इनकम टैक्स थी। इनकम टैक्स क्या है, क्यों है, किस लिए, कब आया, इसकी चर्चा हमने किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो।